आरसीबी इज अप फॉर सेल। ये पिछले 2-3 दिनों में खबर आपने न्यूज़ चैनल में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुनी ही होगी और इस पे और भी मुहर लगती जा रही है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पे कुछ फ्रंट रनर्स की बात हुई कि कौन आरसीबी को खरीद सकता है। क्या डियाजियो या यूनाइटेड स्पिरिट जो अभी आरसीबी के ओनर हैं वो उनको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, तो इस वीडियो में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा कि अभी तक क्या हुआ है। इन सब की शुरुआत होती है जून के महीने से, तो वहाँ पे खबर आई थी कि आरसीबी बेचना चाहता है अपना पूरा स्टेक। तो उसमें ये बहुत सारी खबरें आई थी कि बहुत सारे लोग तब भी इंटरेस्टेड बताए जा रहे थे, लेकिन तब डीएजीओ की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी इस समय करने को तैयार नहीं हैं, हम आरसीबी को सेल नहीं करना चाहते। तो 30 सितंबर को एक ललित मोदी का इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है जो काफ़ी वायरल होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि आरसीबी अपना स्टेक जो है, पूरा स्टेक, ऐसा भी नहीं कि उसका 10% 20% या 50% बेचना चाह रहा है, पूरा का पूरा जो स्टेक है यानी 100% जो स्टेक है वो बेचना चाह रहा है। और उसमें कई सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। सिटी बैंक को रखा गया है जो वो मीडिएट करेगा बाइंग पार्टी और आरसीबी के करंट ओनर्स के बीच में, कि वो पूरा मीडिएशन करेगा कि कितने में बिकेगा। जो वैल्यूएशन बताई थी ललित मोदी ने वो सही मानी जा रही है रिपोर्ट्स के अनुसार, जो $2 बिलियन होता है। $2 बिलियन भाई हमको समझ में नहीं आता, हम इंडिया में रहते हैं, रुपए में बताओ। तो रुपए में इसकी कीमत होती है करीबन करीबन 18,000 करोड़ रुपए। आरसीबी की बात और 18 नंबर नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आरसीबी काफ़ी फ्रेश ऑफ एक टाइटल विनिंग सीजन से निकला है, तो अभी जो उनको वैल्यूएशन मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। इंटरनेशनल ब्रांड्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कतर एयरवेज हमने देखा था, हमारा जर्सी पे स्पॉन्सर था। प्यूमा हमारा मैन्युफैक्चर करता है जर्सी। तो ये सारी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी हाई रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं जो आज की तारीख में आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन क्यों नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करा जाए। अब जो ओनर्स की बात आ रही है उसमें कई सारे लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली क्यों ना खरीद लें, एक कुछ फिल्म स्टार्स के नाम आते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो फिल्म स्टार होता है या नॉर्मल सेलिब्रिटी होता है, इसके पास इतना पैसा नहीं होता। 18,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। विराट कोहली जो आज की तारीख में सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन माने जा सकते हैं क्रिकेट के अंदर, उनके पास भी इतना पैसा नहीं होगा कि वो एक एज ए इन्वेस्टमेंट किसी टीम में डाल पाए। तो अब बाकी फिल्म स्टार्स या जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है तो उनको तो छोड़ ही दीजिए। ये असली काम होता है बिजनेसमैन का, जहाँ पे आप बाकी फिल्म स्टार्स देखते भी हैं जैसे प्रीति जिंटा, शाहरुख खान, तो ये पूरे स्टेक होल्डर नहीं है, ये माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है। और जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होते हैं वो कोई और होते हैं, जैसे जय मेहता साथ में शाहरुख खान के, प्रीति जिंटा के साथ में 4 और अलग अलग ओनर है। तो अभी अगर आरसीबी की बात की जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट जिनके मालिक थे विजय माल्या, तो ये यूनाइटेड स्पिरिट का जो पूरा स्टेक है वो खरीद लिया था डीएजीओ ने। ये एक ब्रिटिश कंपनी है, तो इसलिए अभी डीएजीओ और यूनाइटेड स्पिरिट ये दोनों आपको नाम सुनाई देते हैं आरसीबी के साथ में। तो आप कंफ्यूज मत होया करिए कि आरसीबी का ओनर कौन है। दोनों ही आरसीबी के ओनर है। यूनाइटेड स्पिरिट पहले विजय माल्या के अंडर आती थी और जब वो चले गए एक बार, तो उसके बाद में डीएजीओ ने यूनाइटेड स्पिरिट को खरीद लिया था, जो दुनिया में सेकंड नंबर पे आती है बेवरेजेस बनाने के, जो पूरा लिस्ट आता है उसके अंदर। तो आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ, वो भी फ्रंट रनर बताए जा रहे हैं कि वो आरसीबी को खरीदेंगे। आधार पूनावाला ने रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शन में भी 50% स्टेक खरीदा था 1,000 करोड़ में। तो यानी कि धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर की जो प्रोडक्शन कंपनी जिन्होंने बाहुबली, ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी बड़ी हाई बजट मूवीज़ बनाई है, उन्होंने भी पार्टनरशिप में बनाई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मूवीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यानी कि अच्छा खासा आपका वैल्यूएशन बन सकता है। तो उनका 2,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन बना था, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है बॉलीवुड के। और आरसीबी की बात करें जो मात्र 18 साल पुरानी है, इनकी वैल्यूएशन बताई जा रही है 18,000 करोड़ रुपए, यानी कि उनसे 9 गुना ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं क्रिकेट का जो आज की तारीख में वैल्यूएशन है या जो कीमत है लोगों के मन में, वो कितनी ज़्यादा है। और आरसीबी का जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माइनॉरिटी स्टेक नहीं होगा, मेजॉरिटी स्टेक होगा। वैल्यूएशन 2 बिलियन के आसपास बताई जा रही है। सिटी बैंक जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो मीडिएशन करेगा बाकी पार्टीज़ में और आरसीबी के जो ओनर्स हैं उनके बीच में। अब इसमें प्लेयर्स का क्या फ़र्क पड़ेगा या मैनेजमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आपके पास 2 तरीके के ओनर आ सकते हैं। पहला तो ये जो कहे कि भाई आपका जैसा चल रहा था चलाओ, बढ़िया है। जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं हुआ था गुजरात टाइटंस के साथ। गुजरात टाइटंस को खरीदा था सीवीसी कैपिटल ने, लेकिन उन्होंने अपना मेजॉरिटी स्टेक करीबन 66 से 67% अभी टॉरेंट ग्रुप जो गुजरात की ही हैं उनको बेच दिया था। तो किसी को पता भी चला पिछले साल की गुजरात में क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं, उनका कोचिंग स्टाफ सेम था और उन्होंने अपनी टीम आगे बढ़ाई और देखिए सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। तो उसी तरीके से अगर ओनर आपका इस तरीके से कि क्रिएटिंग डिसीजन में मैं अपना कोई भी से नहीं रखूँगा, हाँ मार्केटिंग में बिजनेस पर्सपेक्टिव से मेरा नाम आ सकता है, तो उस तरीके से है। और एक ओनर होते हैं जो क्रिकेटिंग डिसीजन में भी अपना से रखना चाहते हैं, जैसे कई बार पंजाब के ओनर्स का इस मामले में आता है। और हमारे साथ ही जो इस स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे इंटरव्यू भी है माइक हेसन के साथ हमने किया था, तो उन्होंने पंजाब के लिए हेड कोच करा था 1 साल, तो उसमें उन्होंने बताया था
कि किस तरीके से उनके ओनर्स का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो इस तरीके के ओनर मैं नहीं चाहूँगा कि आरसीबी में आए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि डीआईजीओ के जो हेड्स है, प्रथमेश मिश्रा हो गए, राजेश मेनन हो गए, ये मिले भी थे आरसीबी के मैनेजमेंट से और उस पर हमने वीडियो करी भी थी। तो आप कहेंगे कि भाई क्यों बेचना चाहेगा डीआईजीओ? तो डीआईजीओ की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जब सीएनबीसी, बिजनेस टुडे, एनडीटीवी ये सब रिपोर्ट कर देते हैं, जो बिजनेस में काफ़ी बड़े सोर्सेज माने जाते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। डीआईजीओ ने अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि जो मार्केट स्पेकुलेशन है इस पर अभी हम कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहते। और पिछली बार जब ये हवा उड़ी थी तब उनकी तरफ से ये बयान आया था कि हम अभी इसको नहीं बेचेंगे। तो तब आया था कि हम नहीं बेचना चाहते और अब आ रहा है कि हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। तो दोनों में फ़र्क है, यानी कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। अब हम फैंस को क्या फ़र्क पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि फैंस को या प्लेयर्स को कुछ भी फ़र्क पड़ता है। जब तक कि ओनर आए नया और उसको ये महसूस हो भाई मेरे पास तो इतनी पावर है कि मैं दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स को अपनी उंगली पे नचा सकता हूँ, तो उसका अगर वो गलत इस्तेमाल करना चाहे तब फिर आपका जो है वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है वो नहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखेगा। करण जौहर का मेरा थोड़ा इंटरव्यूज़ देखने में इंटरेस्ट भी रहता है, तो करण जौहर का एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी मैं देख रहा था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आधार पूनावाला जो है उनका क्या रोल रहता है। तो उन्होंने कहा है कि वो पार्ट ओनर है हमारी कंपनी के, धर्मा प्रोडक्शन के 50% उनका भी हक है, मेरा भी हक है। लेकिन वो कभी भी आके हमको ये नहीं बताते कि ये स्क्रिप्ट पे मूवी बनाओ, कि इस एक्टर को लो, यानी कि उनका फिल्म मेकिंग में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है। तो अगर आधार पूनावाला आपके बनते हैं तो रेफरेंस आपके पास धर्मा प्रोडक्शन का है कि जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है वो उसमें नहीं पड़ेंगे। ये मैं आपको अभी तक का जो इंटरनेट पे रिसर्च है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। बाकी आप लोग बताइए कि क्या लगता है। और आज की तारीख में भी मतलब 10-15 साल छोड़ने के बाद भी बीसीसीआई को, इंडिया को छोड़ चुके ललित मोदी, लेकिन आज भी वो जो एक खबर लाते हैं वो पते की लाते हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने स्लैप गेट का वीडियो रिलीज़ किया था, तब वो चर्चा में आए थे। उन्होंने ही कुछ महीने पहले बताया था कि आरसीबी की वैल्यूएशन 2 से 2.5 बिलियन हो सकती है, तो उसी वैल्यूएशन के आसपास ही बातचीत चल रही है। तो बाकी टीम्स भी सोचेंगी कि अगर आप अपना, चलिए पूरा स्टेक ना बेचिए, अगर 2 बिलियन किसी आईपीएल फ्रेंचाइज की वैल्यू है, तो अगर आप ये सोचिए कि कोई टीम सोचे कि मैं 10% बेच देता हूँ, तो भी आपको 200 मिलियन मिलेंगे, यानी करीबन 2000 करोड़ रुपए के आसपास या 1800 से 2000 करोड़ रुपए के आसपास मिल सकते हैं अगर आप सिर्फ अपना 10% टीम का बेच दें। तो बाकी टीम्स भी सोचेंगे कि मैं अपना पार्ट स्टेक बेच सकता हूँ। बाकी आपकी क्या इस पे ओपिनियन है? हम फैंस की मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ ओपिनियन इस पे होनी चाहिए। बिजनेस डिसीजन है। क्या विराट कोहली रिटायर कर रहे हैं इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट और डीआईजीओ बेच रहा है? मुझे नहीं लगता। विराट कोहली अभी कम से कम 2-3 साल तो और खेलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनका एक कंपनी का डिसीजन होगा कि हमने जिस इन्वेस्टमेंट पे इस टीम को खरीदा था और जिस वैल्यू पे हम इसको बेच रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे विराट कोहली रिटायरमेंट वाली जो खबरें चल रही है वो बिल्कुल भी ठीक है। तो अच्छा समय है बेचने के लिए, लोग खरीदने को तैयार हैं, तो क्यों ना ये बेच दे अगर इनको बेचना ही है तो फैंस पे मेरे को नहीं लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा। प्लेयर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले चेक डीआईजीओ से आता होगा कि आपकी सैलरी ये है, तब किसी और जो भी नया ओनर होगा उसकी तरफ से आएगा, तो प्लेयर्स पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैनेजमेंट भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हमारा जो नया ओनर है वो आके नहीं करता है। तो ये एक खबर है जो इंटरनेट पे चल रही थी। तो जितना भी कुछ इंटरनेट पे अभी था वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ मिस हो गया हो या कुछ गलत डेटा मैंने दे दिया हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर, क्योंकि बिजनेस एक्सपर्ट तो हम नहीं है और नहीं हम बनना चाहते हैं ये, लेकिन हमारी फेवरेट टीम से रिलेटेड न्यूज़ थी तो वो कवर करनी ज़रूरी थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।